सोमवार को माहरा गांव में एक दिवसीय ऑर्गेनिक खेती व गो संवर्धन पर वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इसमें क्षेत्र के गांव के दर्जनों किसानों और पशुपालकों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में मास्टर ट्रेनर कपिल के साथ जयवीर आर्य ने मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में किसानों व पशुपालकों को जैविक खेती तथा गो संवर्धन के प्रति जागरूक किया गया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए जयवीर आर्य ने कहा कि भारतीय देसी गायों की प्रजातियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे कि देसी गायों की नस्लों का उन्नयन तथा उनके दुग्ध उत्पादन में कैसे वृद्धि संभव हो सके। जब तक हम देसी गायों का संवर्धन नहीं करेंगे, तब तक हम जैविक खेती का लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकेंगे। देसी गाय सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक महत्ता पर अपनी राय रखते हुए कहा कि देसी गायों के संवर्धन के साथ साथ किसानों को गोपालन के लिए प्रेरित करना होगा। किसानों के स्वावलंबन के लिए गोपालन एक विकल्प है। उसे इस बात के लिए भी प्रेरित करना होगा कि गाय जब दूध देना बंद कर देती है, तब भी वो उसके लिए उपयोगी है। उन्होंने कहा कि लगातार रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से खाना जहरीला होता जा रहा है, इसलिए किसान गो संवर्धन के साथ साथ जैविक खेतों को बढ़ावा दे सकते हैं। इससे किसानों को जहां गो संवर्धन से दूध का उत्पादन बढ़ेगा, वहीं उसके गोबर से जैविक खेती की जा सकती है। लगातार बढ़ रही बीमारियों से बचने के लिए किसानों को जैविक खेती करनी चाहिए। इस दौरान किसानों ने एक दिवसीय देसी गाय को पाल रहे हैं और कैसे देखभाल करते हैं इसकी। नमस्ते जी, मैं जयवीर आर्य, गांव मारा, और हम प्राकृतिक खेती और अपने गौ पालन पर विशेष ध्यान रखे हैं। ये दोनों हमारे समाज की रीढ़ का काम कर रहे हैं और आज प्राय हमारे समाज से इन दोनों का गौण हो गया है। लेकिन बदलते दौर में बढ़ती बीमारियों के कारण जो समाज में विचलितता आई हुई है, चारों तरफ हाहाकार मची हुई है। एक सामान्य व्यक्ति का खर्च इतना बढ़ गया है रोग के प्रति कि जिससे पेस्टिसाइड के प्रयोग से घर घर तक बीमारियां पहुंच गई हैं। इसमें अच्छा खान पान हो, अच्छा दूध आहार हो, तो जिससे हमारे स्वास्थ्य की रक्षा हो। इसके लिए हमने शुरू कराया है जी, अपनी देसी गायें लाए हैं। ये हमारी साहिवाल नस्ल की बछिया है, वो हमारी राठी नस्ल की है। तो इनसे हमें दूध तो मिलता है, साथ में अच्छी खाद, अच्छा गोमूत्र, तो इन दोनों से हमें ये चीज़ मिल रहा है। इनसे हमारा जीवन भी अच्छा रहे, पवित्र रहे और समाज में एक सकारात्मक ऊर्जा का भाव जाए। और सरकार भी वर्तमान में इस पर बड़ा काम कर रही है। बड़े धन्यवाद के पात्र हैं वे जो प्राकृतिक खेती को आचार्य देवव्रत जैसे महानुभाव, हमारे राज्यपाल जी, जिन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाया है। तो हम सब उनके नेतृत्व में इस कार्य को जन जागरण के रूप में बनाना चाहते हैं। गो सेवा और गो के साथ साथ हमारी धरती माता का रक्षण हो, जिसको हमने पेस्टिसाइड के बार के खाद के प्रयोग से उसको दूषित कर दिया है और जिसके कारण हमारा जो जलीय सतह है वो भी बिगड़ गया है, वो भी हमें शुद्ध पीने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे अगर हम सब इसको जन आंदोलन ना बनाओगे, अगर इसको जन आंदोलन के रूप में ना प्रचार कर पाओगे, तो मेरे अकेले के प्रयास से ये कार्य संभव नहीं है। अपना देश बहुत बड़ा है, इसमें 140 करोड़ लगभग आबादी है। तो सब आप अपने कर्तव्य समझ कर मान कर इस काम को बढ़ाओगे तो एक जन जागरण आंदोलन बन जाएगा। और हमें जो आज समाज में हमारे किसान की जो अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है, उसमें हमें एक बड़ी सहायता मिलेगी। तो ये वैसे कहते हैं कि भैंस भी ठीक है अपने स्थान पर, लेकिन गौ माता हमारी प्राचीन पद्धति में ऋषियों ने इसी का गुणगान गाया है। सब ने कहा है कि गौ माता है, इसका गोमूत्र भी औषधियों के रूप में काम आवे है और इसके गोबर से शुद्ध खाद बना है, जिससे हमारे खेतों में जो जीवाणुओं की प्रचुर मात्रा है वो गाय के गोबर से स्थित हो है, उपलब्ध हो है। अब देखो हमारा जो मित्र कीट है केचुआ, वो हमारी भूमि से बिल्कुल गायब हो गया है। बरसात के दिनों में कभी कभी वो देखने को मिला है, लेकिन जब तक हमारे पूर्वजों ने गौ माता के गोबर का, गोमूत्र का और इसको अपने जीवन में धारण रखा, तो हमारे खेतों की भी हालत सुधरती रही और हमारे परिवारों की भी। तो हमें अपने उस मित्र कीट को भी अगर बचाना है तो उसके लिए भी गौ का पालन करना पड़ेगा। और
इसीलिए हमारे एक मित्र हैं पवन आर्य जी, गांव में वो लगभग 8.5 एकड़ खेत उनका है, बिल्कुल प्राकृतिक तौर से कई वर्षों से लगातार वो कर रहे हैं। हमने भी अपने खेत में ब्लैक व्हीट बोया है, काला गेहूं, वो भी अच्छा है, बढ़िया है। और उनके पास ऐसा नहीं कि भैंस ज्यादा महंगी बिके है। पिछली बार हमने अपनी गोरा गाय को लगभग 2 लाख रुपए की बेची थी, और कोई बम्बई से आया था, ये अपने पवन आर्य जी हैं, हमारे मित्र हैं, यही उस गाय का परिचय भी दे देंगे आपने। कि कोई बहुत सारे आदमी कहते रहे हैं कि गाय का इतना मूल्य नहीं है, ये झूठी बात है। तो इसका हमारे पास डाटा भी है कि 2 लाख रुपए की हमने अपनी गाय को बेचा है, और बड़ी सिफारिश लगवा कर वो खरीद कर ले गया है, हम उसको देना नहीं चाहते थे। तो ऐसा नहीं कि गाय में व्यवसाय भी नहीं है, गाय में सबसे बड़ा व्यवसाय भी है। इसका घी भी लगभग 2,500-3 हज़ार रुपये किलो बिके है। और औषधियों के रूप में जब भी समाज में कोई भयंकर बीमारी बढ़ जाए तो वैद्य लोग और डॉक्टर लोग भी यही राय दे हैं कि गौ के दूध से आप इस दवाई का सेवन करें, जिससे आपका स्वास्थ्य बढ़ेगा, आपका परिवार सुदृढ़ होगा। तो गाय के असंख्य लाभ हैं, हम नहीं उसको गिना सकते। ऋषि महर्षियों ने, अपने समाज ने, भारतीय सभ्यता और संस्कृति ने इसी का गुणगान गाया है। और मैं अपने मित्र से निवेदन करता हूं कि वो भी अपने खेत के बारे में थोड़ा सा विवरण देवें, जिससे इस आंदोलन को हम जन आंदोलन बना पाए, और अपने जैसे युवाओं को जो आज रोजगार के मारे थोड़े पैसे के लिए अपना ज्यादा समय इन बाहरी कंपनियों को दे रहे हैं, लेकिन जबकि उनके घर में रोजगार है, वो उसको अपनावे और अपने जीवन को स्वावलंबी बनावे। जैसे हमारे पड़ोस में हमारे मित्र हैं कपिल जी, वो 1 एकड़ से लाखों रुपए की आमदन ले रहे हैं, अपने खेत में अनेक प्रकार के छोटे छोटे उत्पाद तैयार करके वितरण कर रहे हैं, बेच रहे हैं, जिससे उनको लाखों रुपये का मुनाफा हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि नकारात्मक भाव हम रखें। आज हमारे बच्चे अपने गांव और अपने समाज को छोड़ गए विदेशों की तरफ रुख कर रहे हैं, जो वहीं अपने भविष्य को खोज रहे हैं। लेकिन हमारा मानना है कि जिस मिट्टी से हमारे शरीर का निर्माण होया, जिसकी जल और वायु ग्रहण करके हमने इस जीवन को पोषित कराया, तो हमारे ये अंतिम श्वास और इस शरीर का जो लाभ हो वो हमारे देश को हो, और इस देश में बसने वाले सब हमारे बंधु बांधवों को हो। हमारा यही भाव है, और इसी भाव से हम अपना कार्य करते हैं। तो आपसे निवेदन है, हमारे मित्र पवन जी भी हमारे बीच में हैं, ये भी अपने बारे में बताओगे खेत के बारे में। हाँ जी पवन जी बताइए। जी जी। मेरा नाम पवन आर्य है, गाँव मारा का ही रहने वाला हूँ। जयवीर जी के हमारे मित्र हैं। मेरे पास 9 एकड़ ज़मीन है। जी जी। लगभग मैंने 5 वर्ष से आरंभ किया था प्राकृतिक खेती जीवामृत से। अब एक एकड़ से मैंने शुरू किया था लगभग 5 वर्ष पहले, और अब 6 एकड़ मेरा प्राकृतिक हो चुका है, 3 एकड़ बच गया है। जी जी। और मेरे पास 6-7 गायें हैं। जैसा कि जयवीर जी कह रहे थे कि उत्तम नस्ल की एक थारपार करके गाय हम ले आए थे, लगभग 1.25 लाख रुपये की हम ब्याणे से 2 महीने पहले लाए थे। जी जी। और ब्याणे के बाद वो 2.5 लाख रुपए में बिक रही थी, लेकिन हमने बेची नहीं थी। लेकिन उसको कुछ उसको जैसे वो गर्भमाधान थी, तो उसको HF नस्ल का टीका लगा रखा था, वो हमारे को पसंद तो नहीं आई। लेकिन बस हमने सोचा कि अगली बार हम इसको बेचेंगे, पहले एक बार एक इसका गोवंश लेंगे, इसकी बछिया लेंगे। लेकिन अगले बार वो गर्भाधान में उसका पूर्ण नहीं हो पाया, वो 5 महीने की है, वो गर्भ गिर गया था उनका। तो फिर अगली बार वो 5 महीने की जब ज्ञापन हुई, तो वही व्यक्ति उसको 1,81,000 रुपये की लेकर चला गया। हमारा भी थोड़ा सा मन ये हो गया कि ज़्यादा महंगी गाय हैं, और उससे हम लाभ ले नहीं पाए थे उसका अच्छा सा, तो हमने इसलिए वो बिक्री कर दी थी। लेकिन हमारे पास और भारतीय हरियाणा नस्ल की, अब आपके पास कितनी गायें हैं? लाठी नस्ल की 7 गाय। जी जी। कौन सी है उसमें नस्लें? उसमें हरियाणा है जी, और राठी है, और राठी से कुछ जो साहिवाल मिक्स उसकी कुछ बछिया, जैसे साहिवाल वो कई बछिया हैं। तो उन्हीं के गौमूत्र से हम अपनी खेत में प्राकृतिक खेती करते हैं। लगभग 1-2 वर्ष में हमारा पूरा 9 का 9 एकड़ खेत प्राकृतिक हो जाएगा।
तब हम ज़्यादा उपलब्ध भी करा पाएंगे बिक्री के लिए। गन्ना ज़्यादातर मैं गन्ना बोता हूँ, लेकिन मिल में ही डालता हूँ उसको, प्राकृतिक गुड़ या खांड आदि नहीं बना पाता। और अब गेहूँ है 2.5-3 किले, सरसों है और गन्ना है। ठीक। राम राम। मेरा परिचय, मेरा कपिल गंडगनी नाम है, गांव से जाजपुर से हूँ और 17 साल में बैंकिंग लाइन में रहा जी, कैश ऑफिसर। कोरोना में मेरा ट्रांसफ़र हो गया था गुजरात का, तब मैं इतनी दूर नहीं गया और 40 समथिंग मेरी सैलरी थी उसमें। तो मैंने, मेरे पास है 1.5 एकड़ ज़मीन, मैंने सोचा भाई 1.5 एकड़ ज़मीन है तो खेती करूँगा तो कुछ अलग हटका करूँगा। मैंने उसमें 1 एकड़ में तो अमरूद का बाग लगा दी, ताइवान देश के पौधे हैं, 10 से 11 वैरायटी का अमरूद है। उसी में नींबू भी लगा दिया और मल्टी क्रॉप फसल ले ली उसमें, आलू ले लिए, हल्दी लगा दी, मटर लगा दी, टमाटर लगा दिए और 2 बीघे में गन्ना लगा दिया, 2 बीघे में सब्जियां लगा दी और 2 साल तक मैंने पूरा ऑर्गेनिक बनाया उसको। और फिर मैं आचार्य देवर जी के सानिध्य में गुरुकुल कुरुक्षेत्र में प्रशिक्षण लिया। वहाँ पर देखा कि किस प्रकार से प्राकृतिक खेती हो रही है और जहर मुक्त खेती और जीरो बजट हो रही है। तब मैंने आगे अपनी नेचुरल फार्मिंग शुरू करी। उसमें हमने जीवामृत, उसमें देसी गाय की नीड थी, देसी गाय मेरे पास है, देसी गाय के गोबर से, मूत्र से, कल्चर से हम अपनी जीवाणु की खेती कर रहे हैं। उसी से मैंने 12-13 ड्राम रखे, उनमें जीवामृत, घन जीवामृत ही हमने तैयार किया। उसी में कीटनाशक बनाया, नीम के पत्तों से, भांग तुरा खा, जो भी हमारे पशु नहीं खाते वो सारे पत्ते ला कर उसका हमने कीटनाशक बनाया। तो एक खर्चा घटा दिया जी। सबसे पहले ऑर्गेनिक में भी मैंने खर्चा करना पड़ा था, प्रोडक्ट खरीदने पड़े थे, प्राकृतिक में नहीं खरीदना पड़ा कुछ भी, वो सारा अपना वहीं पर तैयार हो गया खेत में। और जो मैंने वैरायटी लगाई और जो मैंने उसमें काम किया, वो मेरे पहले साल से मेरी उसमें इनकम स्टार्ट हो गई थी। और इनकम मैं बताऊंगा आपको, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्राकृतिक खेती क्या है। प्राकृतिक खेती वो है जो हमारे बड़े बूढ़े, जो हमारे दादा परदादा कराया करते, जब रासायनिक खाद नहीं था हमारे यहाँ पे, और निरोगा जीवन जिया करते। आज भी 100 साल के पास कहते हैं पुराना घी खा रहा है, और पुराना घी भी खा रहा है, पुराना अनाज भी खा रहा है। तो एक समय ऐसा आया था कि हमारे देश में अनाज की कमी पड़ गई थी, पूरा भूखमरी आ गई थी। तब हमारी सरकारों ने, वैज्ञानिकों ने बाहर दूसरे देशों से खाद को इम्पोर्ट किया, वो मंगवाया, रासायनिक खाद। वो डालने से हमारे खेतों में दोबारा से प्रोडक्शन बढ़िया स्टार्ट होगी और अच्छी प्रोडक्शन होगी। और हरित क्रांति का उसको नाम दिया गया, भाई हरित क्रांति आ गई भारत में, अनाज के भंडार भर गए। लेकिन हम इतने स्वार्थी हो गए, अगर जहाँ पे 1 कट्टे तो हमारा काम चल रहा था, हमने सोचा भाई अगले साल हमने और भी चाहिए, ज़्यादा गेहूँ चाहिए, ज़्यादा फसल चाहिए, तो हमने 2 कट्टे शुरू कर दिए, ज़्यादा पैदावार होगी, फिर 3 कर दिए, 4 कर दिए। इस तरह से हम अपनी खाद बढ़ाते गए। लेकिन ये नहीं देखा कि हमने अपनी धरती माता थी जो, उसका स्वास्थ्य खराब कर दिया। वो भी माँ है, माँ बोलते हैं धरती माँ। जब हम सुबह उठते हैं तो उसको माथे के चरण स्पर्श उसको छूते हैं माँ को, भाई पैर रखने से पहले छूना भी चाहिए धरती माता को, भाई तेरे पर हम पैर रख रहे हैं, सब 4 से हम उठते हैं। तो हमने उस माँ को हमने पवित्र कर दिया, जहर खिला खिला गए। तो उसका परिणाम हमारे सब के सामने है। हरित क्रांति तो आ गई, लेकिन हमारे देश में रोग क्रांति भी आ गई। हर घर में रोग फैल गया, छोटी छोटी से लेकर बड़ी बड़ी बीमारियां, डायबिटीज, शुगर, ये बीपी, कैंसर तो नॉर्मल हो गया था। कोरोना जैसी महामारी भी इसी का एक दुष्परिणाम है, जो सारे का रासायनिक खाद हो रहा है। तो हमने जो अपना स्वास्थ्य खराब कर लिया तो रोग क्रांति आ गई। सरकार ने, वैज्ञानिकों ने भी इन पर शोध किया, देखा भाई ये तो दोबारा से ही पूरा स्वास्थ्य, जो स्वास्थ्य खराब हो गया उसको ठीक करने के लिए, दोबारा से किसानों को जागरूक करने के लिए सरकार ने, वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया। डॉक्टर सुभाष पालेकर जी हैं, उन्होंने गाय के गोबर पे सबसे पहले शोध किया। भाई जो बड़े हमारे दादा परदादा करे थे, वो गोबर ये डाल कर खेती करा थे, उसको उन्होंने जब परीक्षण करा, गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 से लेके 500 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। सूक्ष्म बैक्टीरिया भैंस के इसमें भी होते हैं, गोबर में, बकरी के में, लेकिन जो सबसे ज्यादा है वो गाय के में। 1 ग्राम गोबर में जी 300 से लेके 500 करोड़ जीवाणु है। और जब हम इसमें 10 किलो गोबर ड्रम में डाल के, 10 लीटर गोमूत्र डाल के उसको हम अपने खेतों में डालते हैं, तो उनकी संख्या असंख्य हो जाती है।
खरबों अरबों में पहुंच जाती है। उनका काम क्या है जी, सबसे बीच में बताऊं, हमारा जो सबसे बड़ा किसान का मित्र है वो है केचुआ, जिसको हमने रासायनिक खाद डाल डाल के उसको जमीन में बेचारा समाधि लगाए बैठा 10-15 फुट नीचे, डर के मारे मर जाएगा, वो ऊपर आया हुआ तो रासायनिक खाद ऊपर। तो जाए जो हमने गाय का गोबर मूत्र कल्चर हमने बना कर डाला, उसकी जब उसके पास खुशबू पहुंची तो वो वापस जमीन से निकला, वो ऊपर आया, उसने वहां पे उस मिट्टी को खाया, अवशेष निकाला, उस अवशेष में हमें 17 पोषक तत्व मिलते हैं जो हमें खेती के लिए चाहिए। सभी तरह का उसमें खाद मिलता है, 17 तरह के पोषक तत्व, माइक्रो न्यूट्रेंट बोलते हैं जिनको। तो केचुए ने क्या किया, ऊपर गया फिर नीचे आया, ऊपर गया, वो हमारे हड़ का काम करता है, हड़ी का, वो खेत जोतना फिर शुरू कर दिया। जो प्राकृतिक खेती करेंगे तब, तो उसने पूरे खेत को फिर से बुरबुरा कर दिया। मिट्टी जब वो मर भी जाता है ना जी, मरने के बाद भी उसकी बॉडी में इतना जबरदस्त नाइट्रोजन और ये फॉस्फोरस अवशेष होते हैं, पोटास, वो हमारा खाद का ही काम करके जाता है और असंख्य अंडे दे के जाता है, जो दोबारा फिर से केचुआ तैयार हो जाता है। तो प्राकृतिक खेती में ये है कि जब वो केचुआ अपना काम करेगा, हम अपने गाय के गोबर का जीवामृत डालेंगे, घन जीवामृत डालेंगे, तो एक तो सबसे पहले हमने अपनी धरती माँ का स्वास्थ्य सुधार दिया। जब हमारी माँ का स्वास्थ्य ठीक है तो बच्चे तो आप पे स्वस्थ होंगे, जब हमारी माँ बीमार है तो हम भी बीमार होंगे। तो वही काम हुआ प्राकृतिक खेती में। तो जो सरकार ने भी इस पर बार बार बढ़ावा दे रही है, अगर कोई प्राकृतिक खेती कर रहा है जिसका ब्योत नहीं है तो 25,000 रुपये गाय पे दे रही है सब्सिडी, गाय लेने के लिए 4 ड्रम पे दे रहे हैं। परसों ही मेरे अकाउंट में मेरे 3,000 रुपये आ चुके हैं जी, जिन्होंने फार्म अप्लाई कर रखे थे। अभी डेमोस्ट्रेशन जो भाई खेती कर रहे हैं आपके गांव में, तो 4 आदमियों के नाम आए हैं जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, उन चारों को 3,050 रुपये की सहायता मिलेगी डेमोस्ट्रेशन के नाम से, प्रति एकड़ के हिसाब से, 1 एकड़ के 3,050। आपके गांव के 4 आदमियों के नाम आए हैं जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। और जो पवन आर्य जी हैं ये भी कर रहे हैं, इन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। और भी कई भाई हैं कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। सीधी सी बात में समझो जी, हमने सरकार का बोरी ले जाकर नहीं देनी, हमने अपना स्वास्थ्य सुधारना है। हमारा सबसे बड़ी, हमारे पास धन दौलत क्या है आज के समय, सबसे बड़ी धन दौलत है ये कोठी कार बंगले ट्रैक्टर घर, ये नहीं है हमारी धन दौलत है। हमारी धन दौलत सबसे बड़ी है हमारा स्वास्थ्य है। हम अगर स्वस्थ हैं तो सब कुछ ठीक है। तो उसके लिए जागरूक होना पड़ेगा हमें। जिसके पास छोटे जमींदार हैं उनको मैं बता दूंगा, ऐसा मॉडल बता दूंगा कि मुझे नहीं लगता उसको किसी की सहायता की जरूरत पड़ेगी, वो खुद इतना सक्षम हो जाएगा। जो बड़े जमींदार हैं वो भी भाई अपना चाहे आधे किले से शुरू करें, 1 बीघे से शुरू करें। छोटे जमींदार भी 1 बीघे से 2 बीघे से शुरुआत करें, अपने परिवार के लिए करो पहले, आपको पता लग जाएगा उसकी ताकत का, खर्चा घट जाएगा। तो जब मैंने अपनी प्राकृतिक खेती शुरू करी, 1.5 एकड़ में मैंने कोई रासायनिक खाद नहीं डाला। एक तो दुकान पर जाने का पंडा छुट्टा, खाद लाने का खर्चा घट गया, कीटनाशक मैं खरीदता ही नहीं, वो भी बच गया। नहीं तो देख लो जी आप, दाना में 10-10, 20-20 हज़ार के नॉर्मल स्प्रे, 10,000 का तो पक्का कर दें हम खर्चा, खाद का भी हो जाए और स्प्रे का भी हो जाए। और एक ऐसा समय बताऊंगा मैं आपको, जो भी किसान भाई सब्जी भी करते हैं जी, कोई किसान भाई अपने में, कोई किसान भाई सब्जी भी करता है, ठीक है जी। तो एक मैं आपको समय बताऊंगा जी स्प्रे का। जब हमें आपको स्प्रे जब करते हैं, जब भाई कोई बीमारी आ जाए, यूँ दिक्कत कोई बीमारी आ गई, स्प्रे मार दो भाई, लेकिन आपने नू नहीं देखा वो स्प्रे करे कब, संडे न करेंगे भाई, छुट्टी है बढ़ जाएगी, या वैसे भी आज छुट्टी आज कर दो, नहीं करना ऐसे स्प्रे। हमारा एक तो पूर्णवासी आती है, एक अमावस्या आती है। पूर्णवासी से 1 दिन पहले या 1 दिन बाद, अमावस्या से 1 दिन पहले और 1 दिन बाद, ये 2 समय है स्प्रे के, कीटनाशक के। और वैसे जो हम ताकत के करते हैं तो वो किसी भी टाइम कर दो जी, फड़ फूल के करने वो कभी भी कर दो। लेकिन हमें जब भी कीटनाशक के स्प्रे करने हैं तो महीने में 2 दिन बना लो। सब जो कीटनाशक जो हमारे शत्रु कीट हैं, वो शत्रु कीट का प्रजनन का, बच्चे देने का समय वो होता है, करोड़ों करोड़ों की संख्या में अंडे बच्चे पैदा हो जाते हैं माओ से 1 दिन पहले 1 दिन बाद में, पूर्णवासी से 1 दिन पहले 1 दिन बाद में। आप या तो 1 दिन पहले स्प्रे कर दो या अगले दिन कर दो।
आप उसका रिजल्ट देखियो, आपके खेत में बीमारी नहीं आएगी, कीट पतंगे की वाली बीमारी आएगी नहीं, किसी भी प्रकार की फंगस तो लगेगी नहीं। ये आजमा कर देख सको जी आप। मैं खुद कर रहा हूँ जी, 4 साल हो गए। हमने पता है ये भी मैं बाग लगा रहा हूँ जी, बहुत किसान भाई से है। एक ये चटिए अपने चटिए हमारे रोड पे है, 3 किला का बाग था, पार्टी भी का वो माली का ले रहा था। बोला जी मैं तो मर गया, मैंने बाग ले रखा था। मैं क्या हुआ? बोला मैं ये देखो 10-10 हज़ार के स्प्रे ला कर मारे जी, कीड़े गए। बोला कीड़ा नहीं थमता अमरूद में। मैं बोला मैं भाई कीड़ा नहीं थमता, तने जाकर के गई थी? बोला जी मैंने कोई थी कीड़े की दवाई दे दो। मैं भाई उन्हें कीड़े की ये दे दी जब कीड़ा तो तेरे अमरूद के अंदर मरेगा कैसे? उस भाई को मैंने बाहर मार्केट में 100 रुपये का एक ट्रैप आता है और हमें वो पड़ता है 50 रुपये का। मैं नासिक से मंगाता हूँ, महाराष्ट्र से। मैंने वो 50 रुपये का उसको एज इट इज उसके एड्रेस पर मंगवा के दे दिया, ट्रैप सिस्टम। उसमें अमरूद में कीड़ा तो जरूर लगेगा, लेकिन अगर जैसे 100% फसल खराब होगी तो ज़्यादा ज़्यादा 20% 25% हो जाएगी कीड़े तो खराब। जो 500-400 पेड़ होगी, कोई से में डंक मारेगी मक्खी, लेकिन 75% फसल उसकी बच गई। और कितने थे? एक 50 रुपये के डब्बे ला गए, 50 डब्बे टंगवा दिए 2,500 रुपये के, 6 महीने की छुट्टी। तो इस तरह से अगर हम किसान भाई काम करेंगे, हाँ जी, हाँ 1 महीने का, तो 1 महीने में हमने वो फसल मिल हमारी बिक जाती है जी। 1 महीने में हमारी फसल हमें मिल जाती है जी। अगले 6 महीने में जब दूसरी फसल आओगी फिर जरूरत पड़ेगी। और एक देसी ट्रैप भी बना सकेंगे हम। आम का जूस, इसका सेब का जूस, पका हुआ केला और थोड़ा सा गुड़, इसने मेल्ट करके आप बोतल में और बोतल काट के टांग दो जी। वह जो फ्रूट फ्लाई मक्खी ना जी, वह उसमें आके कैच हो जाएगी, उसमें मादा मक्खी खुशबू बन जाएगी। मैंने शुरुआत में ऐसे ही टांगी थी, उनमें मेहनत ज़्यादा है, बना के गोल गोल डाल के टिक्की का नो टिक्की पाड़ी डिब्बे में लटका दी। तो मैंने जो इस प्रकार से जो मैंने तो अपने खर्चे घटा दिए। मैं कोई भी दुकान तक कुछ भी नहीं खरीदता। फसल अगर कीड़ा लग गया अमरूद में, जितने भी कीड़े के अमरूद उन्हें ड्राम में डालते हैं। कैल्शियम का स्रोत है अमरूद, उन्हें वापस उसमें घोल कर मेल्ट करके फिर पानी में उल्टा फसल में छोड़ दें। और इसमें जो गन्ना है, गन्ना मैं मिल में डालूँ जी, 2 बीघे गन्ना है, मैक्सिमम 50,000 का बैठ जाएगा। इससे ऊपर मैं मानता नहीं, 50 का ना 60 का बैठ जाएगा जी। मैं कैश ऑफिसर रहा जी 17 साल, सारा मेरे अंडर 6 बैंक थे। अगर मैं नहीं मान